हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th साइंस का 8th चैप्टर जो है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि साइक्लोन यहाँ पे हिट किया। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी जाने गई, काफ़ी घर ख़राब हो गए, टूट गए, बहुत सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ठीक है, तो जो ये साइक्लोन है आखिर ये होता क्या है, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इन 1999, अगर आप उस टाइम पे आप नहीं होंगे, हो सकता है, तो इन 1999 साइक्लोन हिट किया था उड़ीसा में। ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़ वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, साइक्लोन्स की वजह से क्या क्या अफेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है, कम्युनिकेशंस अफेक्ट होते हैं। मतलब कम्युनिकेशंस अफेक्ट मतलब कि टेलीफोन लाइंस डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये साइक्लोन होता क्या है। ठीक है, इस तरह से आप जब भी साइक्लोन्स का कभी न्यूज़ आता है तो इस तरह की आपको एक फ़ोटो दिखती है। ठीक है, ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ करते हैं। ये बेटा एक सैटेलाइट इमेज होती है। ठीक है, जो कि साइक्लोन कहाँ है, कितनी दूर है हमारी कोस्ट से, वो बताता है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, इमेज टेकन बाय ए सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है ना, तो आज हम वही सब पढ़ेंगे कि आखिर साइक्लोन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि विंड क्या है। ठीक है, विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, एयर तो होती है लेकिन एयर जब मूव कर रही है दैट इज़ नोन एज विंड। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में ना एयर के काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो आपको भी पता नहीं है। जैसे कि फर्स्ट है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर में प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, एक टिन कैन लेना है जिसकी लिड हो। ठीक है, उसमें पानी भरना है और फिर उस पानी को हीट करना है। ठीक है, जब वो पानी बॉयल होने लगे, आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको उसको हीट करना बंद करना है और लिड लगा देनी है। और उसके बाद उस जो आपका टिन कैन है उसके ऊपर पानी डालना है, फ्रेश पानी, मतलब नॉर्मल ठंडा पानी। ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे कि इस तरह से टिन कैन की ये हालत हो जाएगी। ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका जो शेप है ना वो अजीब सा ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है ना, देखिए अब ये, हाँ, तो आपने कभी ये देखा है कि जब आप बाइसिकल चला रहे हैं, ठीक है, अगर विंड की स्पीड, जिस तरफ विंड है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है, अगर उस डायरेक्शन में आप चलाते तो आपको बड़ी आसानी से चलाने को रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑपोजिट में चला रहे हैं, विंड आपके सामने से आ रही है, ठीक है, और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है चलाने में। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर लगता है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है आपके ऊपर। ठीक है, आपको पीछे की तरफ धक्का देता है। तो ये शेप डिस्टॉर्ट क्यों हो गई, अब मैं आपको वो बताती हूँ। वो इसलिए हो गई क्योंकि जब आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो इसके अंदर जो स्टीम था, वेपर था, ठीक है, क्योंकि ये बॉयल हो रहा था ना पानी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्टीम भी था। जब आपने लिड बंद कर दिया, जब आपने इस पर ठंडा पानी डाला तो जो स्टीम था ना वो कंडेंस हो गया, वाटर ड्रॉपलेट बन गई, तो इसके अंदर का प्रेशर कम हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर इसके कम हो गई, एयर वॉज कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट, वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एयर कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो गया। लेकिन बाहर जो प्रेशर है वो तो उतना ही है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। As water is poured over the can, some
Some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of the air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. समझ में आया आपको? ठीक है ना? तो इस एक्टिविटी से हमें ये शो हुआ कि एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर को. ठीक है ना? एयर में प्रेशर भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ये क्या है? हाई स्पीड विंड्स आर एक्म्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. जहाँ भी एयर प्रेशर कम होता है, विंड वहीं पर ज़्यादा तेज बहती है. ठीक है ना? विंड की स्पीड उतनी ही ज़्यादा वहाँ होती है. तो ये जानने के लिए आपको एक और एक्टिविटी करनी है. आपको क्या करना है? इस तरह से एक बोतल लेनी है. ठीक है. उस बोतल के माउथ पे आपको थोड़ा सा पेपर का छोटा सा बॉल बनाना है, उसको रखना है. ठीक है. और इधर से आपको फूंक मारनी है. तो ये जो पेपर का बॉल आपने बनाया हुआ है, क्या ये ईज़िली अंदर चला गया? ठीक है. ये आप करके देखिए. ठीक है ना? नेक्स्ट है दूसरा क्या है एक्टिविटी कि आपको दो इस तरह से बलून्स लेने हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भरना है और उसके बाद फिर इनको फुला देना है. ठीक है. और इस तरह से एक स्ट्रिंग पे इन दोनों को बांध देना है पास पास. जब आप इसके बीच में फूंक मारेंगे ना, तब क्या होता है वो आपको देखना है. ठीक. नेक्स्ट, थर्ड क्या एक्सपेरिमेंट है आपका? थर्ड एक्सपेरिमेंट है आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर वाइड. उसको अपने इस तरह से थंब और 4 फिंगर के बीच में रखना है और उसके ऊपर से हवा मारनी है. ठीक है ना? ऊपर से हवा मारनी है. ठीक है. समझ गए आप? तो अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या होता है. तो सबसे पहले जब आपने बॉटल में फूंक मारी, ठीक है, तो जो एयर आपके माउथ के पास है उसकी स्पीड ज़्यादा है. ठीक है. कि जिसकी वजह से प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा. समझ रहे हैं? इस वाले हमने इस एक्टिविटी में यहाँ पे फूंक मारी, तो यहाँ पे विंड की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा. जब प्रेशर कम होगा तो क्या आप इसको पुश कर पाएंगे अंदर? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ईज़िली नहीं जाता है. ठीक है ना? समझ गए? नेक्स्ट हम देखते हैं. ये जो नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है. When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. Air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. ठीक है ना? क्योंकि विंड स्पीड हमारी वहाँ पे माउथ पे ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, इसीलिए हम पेपर बॉल को आसानी से अंदर की तरफ नहीं डाल पा रहे हैं. जबकि जब प्रेशर इधर कम है तो ऑब्वियसली अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो वो बॉल को अंदर नहीं जाने दे रहा है. ठीक है ना? वो ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है. नेक्स्ट आपने देखा कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि जब आपने यहाँ पे ब्लो किया ना तो ये दोनों बलून्स पास आ रहे हैं. आपने क्या सोचा होगा कि बलून्स दूर जाएंगे, लेकिन ये पास आ रहे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है. ठीक है. अब विंड स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर कम है और प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है. जब प्रेशर यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो बलून्स और यहाँ पे कम हो गया प्रेशर, तो ये ऑब्वियसली इधर पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है. ऑब्वियस सिंपल सी बात है. नेक्स्ट, इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा कि जब आपने ब्लो किया तो ये क्या होगा, ये पहले ऐसे फिर ये से यूँ इस तरह से जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी विंड की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम है तो ये पेपर स्ट्रिप नीचे गया. ठीक है. फिर यहाँ जाते जाते विंड की स्पीड कम हो गई और प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर आ जाएगा. समझ गए? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है. ठीक है. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडीड accompanied by a reduced air pressure. ठीक है. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है. देखिए यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स
would then push them towards each other, इसीलिए balloons पास आ गए, ठीक है। पेपर स्ट्रिप, इट वेंट upwards, अगेन दिस could happen if blowing over the paper reduce the air pressure above the strip, ठीक है। जहाँ भी विंड तेज ब्लो हो रही है, तेज से चल रही है, वहाँ पे एयर प्रेशर कम है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एयर जो है ना हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हमेशा वो जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, विंड एयर मूव्स फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low, जहाँ भी एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है, और यहाँ अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से विंड स्पीड हाई से लो की तरफ जाएगी, ठीक है ना। द ग्रेटर द डिफरेंस, जितना ज़्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा, विंड स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, समझ गए आप। ये देखिए यहाँ लिखा, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक और इसका एयर का हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि क्या है कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, जब आप एयर को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होता है। बच्चे ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने लास्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स में ये पढ़ा भी है कि जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बनता है, और स्टीम हमेशा कहाँ जाता है, आपने कभी स्टीम को नीचे उतरते हुए देखा है? ऐसा नहीं देखा होगा ना। हमेशा जब भी आप वाटर बॉईल करते हैं तो स्टीम हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जो भी स्मोक होता है, धुआं जो है, वो हमेशा आपको किधर दिखता है, ऊपर जाता हुआ दिखता है, कभी नीचे आता हुआ तो नहीं दिखा होगा ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गर्म होता है ना, जो स्टीम है वो गर्म होता है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं ना, ठीक है, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ एयर है लेकिन ज़्यादा स्पेस को कवर कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सपैंड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। तो एक्सपैंड होगा तो ये लाइट हो गया, दूर दूर हो गए ना इसके मॉलिक्यूल्स, तो लाइट हो गया वेट में। अब वेट में अगर कम है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए यही मैं आपको इसमें अभी बताती हूँ। देखिए इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें क्या करना है, आपको एक बलून लेना है और एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है। इस बॉइलिंग ट्यूब में आपको इस तरह से बलून को ऊपर उसके माउथ पे लगा देना है, ठीक है, टाइट सा लगाना है ताकि वो बिल्कुल भी उसमें स्पेस ना रहे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब आप इसको कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आपने बैलून को, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको आपको किस में रखना है, गर्म पानी में रखना है। जब आप उसको गर्म पानी में रखेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपका बैलून है ना, ये इन्फ्लेट हो रहा है। इन्फ्लेट का मतलब होता है कि थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होके फूलने लगता है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये आपने देख लिया कि आपने जब हॉट वाटर में बॉइलिंग ट्यूब को रखा ना फॉर 2 to 3 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि आपका जो बैलून है वो इन्फ्लेट होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप क्या करना है, आपको इसी बॉइलिंग ट्यूब को निकाल के ठंडे पानी में रख देना है, आइस कोल्ड वाटर में रखना है। फॉर 2 to 3 मिनट्स आप रखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये बैलून डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। वाई, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसलिए हुआ क्योंकि इसमें गर्म हो गया, ये एयर गर्म हुआ। जब गर्म हुआ तो एयर उतना ही है ना, एयर बाहर से इसमें तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये तो बंद है, बॉइलिंग ट्यूब बंद है, ऊपर से बैलून से लॉक्ड है ना, और नीचे तो इसका ऐसे बंद रहता ही है, कहीं से एयर नहीं आ रही है। क्या हो रहा है, इसके अंदर जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जा रहे हैं, दूर दूर हो गए तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और फिर ये इन्फ्लेट हो रहा है। उतना ही एयर है बट वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। इस वजह से ये बैलून इस तरह से इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हीट जब हो रहा है तो एयर एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, सेम बॉइलिंग ट्यूब को हमने कोल्ड वाटर में रख दिया, ठीक है। अब जो एयर है वो ठंडी हो गई, जब ठंडी हुई तो कंप्रेस हो गई, इसी वजह से ये बैलून डिफ्लेट हो गया, ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए देखिए यहाँ पे यही लिखा ही है,
Yes. What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? Why is same balloon deflated? ठीक है ना, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। आपको इसमें क्या करना है, दो इस तरह से पेपर बैग्स लेने हैं और उनको एक डंडे पे इस तरह से एक बीच में एक जैसे वेइंग बैलेंस की तरह आपको इसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक पेपर बैग के नीचे आपको कैंडल जला देनी है, दूर जलाना है ताकि बस एयर गर्म हो, ठीक है। एयर जब गर्म होगा ना तो आप देखेंगे कि ये वाला ना ऊपर हो जाएगा। वेइंग बैलेंस जब आपने बैलेंस फॉर्म में रखा था दोनों बराबर थे, लेकिन जब आप इधर गर्म कर रहे हैं ना तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? सेम है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो गर्म एयर है, वार्म एयर राइजेज अप, इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल, ठीक है। इसी वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि व्हेन हीटिंग जो होती है इट causes the air to expand and occupies more space। जब एक वही सेम चीज़ ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो वो लाइटर हो जाएगी, एंड जब लाइटर हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। सेम यही हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो एयर थी वो गर्म हुई, एक्सपैंड होके इसको पुश करके ऊपर कर दिया, ठीक है। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. ठीक है, this is the reason that smoke goes up. आया अब आपको समझ में? ठीक है। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. ठीक है, warm air rise होगा, साइड से cold air आएगा, उसका space लेगा, and फिर वो कन्वेक्शन इन एयर आपने जो पढ़ा था हीट चैप्टर में, आपने यही तो पढ़ा था कि वार्म एयर जो है ऊपर चली जाती है, देन कोल्ड एयर आके फिर वो भी गर्म होके ऊपर हो जाती है, यही पढ़ा था ना कन्वेक्शन में, ठीक है ना। सेम चीज़ है। अब विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड अर्थ, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। देखिए अनइवन हीटिंग हमारी इक्वेटर और पोल्स में भी होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास हैं उनके ऊपर सनलाइट सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। सनलाइट सबसे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे गर्म भी ज़्यादा हो रहा है, तो वार्म एयर क्या होगा? वार्म एयर विल राइज अप, ठीक है। और कूलर एयर फ्रॉम दी जो रीजन है 0 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए इस तरह से, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, यहाँ से ये 30 डिग्री तक समझ लीजिए, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ठीक है। अब इक्वेटर पे जब सबसे ज़्यादा धूप आ रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी आ रही है, तो वार्म एयर जो है राइज होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो कोल्ड एयर जो यहाँ है ना, यहाँ और यहाँ, वो आएगा और इसका स्पेस लेगा, ठीक है, समझ गए आप। सेम यही होता है यहाँ पोल्स पे भी बहुत, सबसे ठंडा तो पोल्स होता है, तो पोल्स से भी ठंडी ठंडी हवा आके यहाँ वाला स्पेस, यहाँ पे जो गर्म एयर ऊपर राइज होगी उसका स्पेस लेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा अनइवन हीटिंग की वजह से भी एयर करंट्स, विंड करंट्स जनरेट हो रहे हैं। देख रहे हैं ना आप कि वार्म एयर चला गया तो कोल्डर एयर इज़ कमिंग टू टेक इट्स प्लेस। तो जिस तरह से जो हमारा अर्थ जिस तरह से रोटेट हो रहा है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में वो विंड ब्लो होगी, ठीक है। तो ये जो हवा है ना बेटा, ये बहुत तेज़ ब्लो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर के करंट्स बनते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ हवा ब्लो होती है, ठीक है। जस्ट इसीलिए क्योंकि हीटिंग हो रही, अनइवन हीटिंग हो रही है, ठीक है। वार्म एयर चला गया तो ठंडी एयर उसका प्लेस लेने आ रही है, इसी वजह से एयर करंट्स जनरेट होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सब लिखा भी है, ये रहा।
The region close to equator gets maximum heat from the sun. The air in these region gets warm. The warm air rises and cooler air from the surrounding region, which is in 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. ठीक है, either side मतलब कि दोनों साइड से, नॉर्थ से भी साउथ से भी. ठीक है, these winds blow from north and the south towards the equator. नॉर्थ और साउथ से इक्वेटर की तरफ आ रही है. At the poles, air is colder than that of latitude about 60 degrees. The warm air at these latitudes rise up and cold air from the polar region rushes to fill in the space which is emptied by the warm air. In this way, wind circulation is set up from poles to the warmer latitudes. ठीक है ना, पोल से वार्मर लैटिट्यूड्स की तरफ एयर सर्कुलेशन हो रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा पोल और इक्वेटर में. अब अनइवन हीटिंग तो हमारी लैंड और वाटर पे भी होती है. आपने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज पढ़ा था ना, तो आपको पता ही है कि अनइवन हीटिंग हो रही है. ठीक है, जैसा कि इन समर्स नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन. ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है कि लैंड जो है बहुत जल्दी हीटअप होती है. जब लैंड हीटअप हुई तो वहाँ की एयर भी हीटअप हुई. जब वहाँ की एयर हीटअप होती है तो वार्म एयर राइजेज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम द ओशन टेक्स अप द स्पेस. ठीक है, तो कोल्ड एयर जो ओशन में है, ओशन के ऊपर है, वो आके लैंड की वार्म एयर की स्पेस ले रही है. तो एक विंड करंट जनरेट हुआ ना, दिस कॉजेज विंड्स टू ब्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड. ठीक है, ये समझ रहे हैं आप. तो ये होते बेटे मॉनसून विंड्स भी इनको कहते हैं. ठीक है, हमारा जो मॉनसून होता है, मॉनसून जब बारिश होती है उसी को मॉनसून भी बोलते हैं. तो जो वर्ड मॉनसून है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. ठीक है, विंटर्स में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड रिवर्स हो जाती है. क्यों? क्योंकि लैंड जितनी जल्दी हीटअप होती है उतनी जल्दी कूल्ड भी हो जाती है. ठीक है, तो लैंड कूलर रहती है, ओशन हीटअप रहता है, तो लैंड से ओशन की तरफ एयर मूव होती है, विंड का सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है. ठीक है, विंड होती है ओशन से जो आती है, इट ब्रिंग्स वाटर, और जिसकी वजह से रेन भी होता है. ये हमारे वाटर साइकिल का भी पार्ट है जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था. ठीक है, मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, अपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. जो ये जो मॉनसून विंड्स होते हैं, ये जो क्या होते हैं, जो ओशन से हमारे विंड्स आते हैं ना और हमारे लैंड की तरफ आते हैं, वो जब हीटअप होते हैं तो उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ऊपर जाते हैं और फिर वो क्लाउड्स बनाते हैं. अगर आपको क्लास 6 का वाटर साइकिल याद है वो चैप्टर, तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है. ठीक है ना, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर होता है. जो ओशन से एयर आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा. जब वो लैंड पे आती है तो फिर वो हीटअप ही होगी. हीटअप होती है तो ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे कूल भी होती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है, और फिर वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और वो क्लाउड्स फिर रेन देती है. ठीक है, इसीलिए उनको मॉनसून विंड्स भी कहते हैं. ठीक है ना, समझ गए आप. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, तो रेन जो होता है, रेन ना हमेशा हैप्पीनेस ही नहीं लाती. ऑब्वियसली रेन हैप्पीनेस इसलिए लाती है बिकॉज फार्मर्स जो हैं हमारे, जो हमारा एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मानसून ओनली. ठीक है, तो वो मानसून पे डिपेंड रहती है, इसीलिए उनके लिए खुशी की बात है. लेकिन रेन ना कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी होती है. किस टर्म्स में ख़तरनाक होती है, ये है हमारा कि थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. ठीक है, जब रेन होती है तो डिज़ास्ट्रस 2 इवेंट्स हैं जो है थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. ये भी होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि अनइवन हीटिंग हो रही है. तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है क्या है, इंडिया है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा ओशन रीजन है पूरा. ठीक है, तो ओशन से देखिए एयर आ रहा है. ठीक है,
और ये है हमारा जुलाई में, गर्मी के टाइम में, क्योंकि गर्मी में लैंड जल्दी हीटअप होता है एंड ओशन धीरे धीरे, जबकि जनवरी में इसका उल्टा हो जाता है। जनवरी में लैंड से देखिए वापस जा रही है विंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडरस्टॉर्म्स क्या होता है? थंडरस्टॉर्म तब डेवलप होता है जब हॉट ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है डेवलप, ठीक है। जो सब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो एयर जो है बहुत जल्दी हीटअप होके फास्ट ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे ये हमारा थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है, ठीक है। अब ये विंड्स जो है वाटर ड्रॉपलेट्स भी कैरी कर रही हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके क्या हो रहा है बेटा? फ्रीज़ हो रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं और फिर से बारिश हो रही है। जो ये बारिश हो रही है, ठीक है, ये जो है राइजिंग एयर को बीच में से, मतलब जैसे क्या हो रहा है देखिए, दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स टूवर्ड्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन। अगेन बारिश हुई, ठीक है। The swift movement of falling water droplets along with the rising air create lightning and sound। समझिए, आप समझ गए, ठीक है। ये देखिए जो वाटर रेन गिर रही है और इधर से एयर जा रही है, ठीक है। ये वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है और इधर से एयर, गर्म एयर ऊपर जा रही है। जब ये दोनों टकराते हैं तो फिर क्या होता है? लाइटनिंग एंड साउंड इज़ क्रिएटेड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। समझ गए आप? चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स है वो राइजिंग एयर के साथ टकरा रहा है, जिसकी वजह से लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो थंडरस्टॉर्म है ये किस किस के साथ कंपनी होती है? लाइटनिंग के साथ। तो लाइटनिंग बहुत ख़तरनाक होती है। लाइटनिंग ना हमारे नीचे भी गिरती है, सिर्फ हमें ऊपर दिखती नहीं है कि हाँ अरे बादल में बहुत तेज़ से लाइट जली, ठीक है। ये नहीं होता है, लाइटनिंग नीचे भी गिरती है, बिजली होती है, वो करंट लगता है बहुत तेज़ से। अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाती है तो वो इंसान ख़त्म हो जाता है, उसी टाइम मर जाता है, ठीक है, जल जाता है एकदम से। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या क्या करना है? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री। कोई भी एक अकेला, दूर दूर तक कुछ नहीं है, एक अकेला ट्री है तो वहाँ पे जाके उसके अंडर नहीं बैठना है लाइटनिंग के टाइम में। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आप कोशिश कीजिए जो सबसे छोटी ट्री हो उसके अंडर आपको शेल्टर लेना है और ज़मीन पे नहीं लेटना है, ठीक है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद मेटालिक एंड, ठीक है। Do not sit near the window. Open garages, storage sheds, metal sheds are not safe places to take shelter. एक कार या बस सेफ़ होती है, वहाँ पे आप शेल्टर ले सकते हैं। इफ़ यू आर इन वाटर जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। ये सब आपको करना है व्हेन एवर देयर इज़ लाइटनिंग। जब भी थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो आपको ऐसा करना है। अब देखिए यही, हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है, साइक्लोन, ठीक है ना। तो साइक्लोन कैसे बनता है ये भी मैं बताती हूँ। आपको ये तो पता है ना कि जब उसको हीट करते हैं, ठीक है, और वाटर वेपर बनता है, मतलब कि वाटर से वेपर जब फॉर्म होता है तो उसमें हम क्या देते हैं? उसको हीट देते हैं, राइट। तो ये हीट ये एब्जॉर्ब कर लिया वेपर, राइट। अब ये वेपर जब ऊपर गया, ठीक है, स्टीम बन गया, तो स्टीम ऊपर जब जाता है तो ऊपर जाके मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल में कि वेपर से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है ना। फिर से क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाते रहते उतना टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है। तो जब कम होगा टेम्परेचर तो ऑब्वियसली वेपर्स लिक्विड बनने लगेंगे, है कि नहीं, ठीक है। जब ये वेपर वापस से लिक्विड बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो हीट को रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाके हीट को रिलीज़ कर रहा है तो वो हीट वहाँ के आसपास के एयर को गर्म करेगी,
है ना। अब वहाँ पे अगर ऊपर हीट एयर को गर्म कर रही है तो फिर वो गर्म एयर कहाँ जाएगा, और ऊपर राइज होगा, है ना। और उस गर्म एयर की जगह को कूल एयर उसका स्पेस लेगी, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यही जो साइकिल है ना कि ये वेपर वाटर बन रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ये हीट वहाँ के एयर को गर्म कर रही है और फिर उस गर्म एयर का स्पेस कूल एयर ले रही है। यही साइकिल जब रिपीट होता रहता है बेटा, तब बन जाता है साइक्लोन। ठीक है, समझ गए आप। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. Water ने vapor बना with the help of heat absorption. ठीक है, when water vapor changes back to liquid to form raindrops, ठीक है, this heat is released to the atmosphere. ठीक है, the heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and cause drop in pressure. अब जब एयर वहाँ से चली गई तो प्रेशर वहाँ का क्या हो गया, लो हो गया। और आपको मालूम है एयर कहाँ से कहाँ आती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में आती है, राइट। अब जब यहाँ पे प्रेशर लो हो गया तो कूल एयर विल rush into the low pressure area. ठीक है, so the more air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of event ends with the formation of a very low pressure system with a very high speed wind revolving around it. इसी वेदर कंडीशन को बेटा बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, विथ वेरी लो प्रेशर एरिया एंड हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड इज साइक्लोन। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये मॉडल भी दिया हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे ये एयर राइज हुआ, ये देखिए एयर राइज हो रहा है। ठीक है, वाटर वेपर से वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब क्लाउड बन रहा है तो यहाँ आसपास के एयर को हीट अप कर रहा है। ये देखिए ये लो प्रेशर एरिया यहाँ बन गया। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बना तो जो एयर है, देख रहे हैं एयर यहाँ देखिए सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ये एयर सर्कुलेट हो रहा है इधर, ये लो प्रेशर एरिया है बीच में, ये एयर सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, यही जब रिपीट होता रहता है तो फिर इस तरह से हमें सैटेलाइट इमेज दिखती है। ये जो बीच में है, ये लो प्रेशर एरिया जो होता है बीच में, उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो बीच वाला एरिया है, जो लो प्रेशर एरिया है, वहाँ पे विंड स्पीड बहुत एकदम नॉर्मल होती है, क्लाउड्स भी नहीं होते हैं और एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इसके चारों तरफ थोड़ा दूर पे, ठीक है, ये जो आई है इसका डायमीटर किलोमीटर्स में होता है। ठीक है, तो इसके लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। मैंने आपको बताया बहुत काम रहता है, उसको हम बोलते हैं आई। लार्ज साइक्लोन इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, जो कि 10 to 15 किलोमीटर्स हाई होती है। ठीक है, अब देखिए डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर्स। तो ये जो अंदर 10 to 30 किलोमीटर्स है, उसके चारों तरफ खूब तेज हवा चल रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होंगे, लेकिन आई एरिया में क्लाउड्स नहीं रहते हैं। दिस एरिया इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ठीक है,
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, it is a region free of clouds and high and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometers in size. In this region, there is high speed winds and thick clouds with heavy rain. Away from this region, the wind speed gradually decreases. The formation of cyclone is a very complex process. ठीक है, समझ गए आप कैसे साइक्लोन बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये देखिए साइक्लोन की वजह से देख रहे हैं कितना ऊपर तक पानी चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ साइक्लोन। ठीक है, इतनी तेज एयर होती है कि वो वाटर को भी एकदम जैसे सुनामी जैसी कंडीशन हो जाती है, सुनामी टाइप्स वाटर शोर पे आता है खूब ऊपर तक। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया साइक्लोन का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन। तो साइक्लोन ऑब्वियसली बहुत ही वेरी डिस्ट्रक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं जो कि वाटर को भी शोर पे खूब एकदम बड़ी सी दीवार की तरह ले आते हैं, और वहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी होता है, जितने भी घर होंगे आसपास शोर के, वो सब कुछ डैमेज हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जिसकी वजह से पेड़ गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, कम्युनिकेशन ठप हो जाता है एकदम। ठीक है ना, तो ये सारे डिस्ट्रक्शन साइक्लोन की वजह से होती है। ये देखिए लिखा हुआ दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। कौन सी? जो स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। बहुत दूर भी रहते हैं तब भी इस तरह से वाटर को पुश करता है शोर पे। ठीक है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। समझ रहे हैं आप? ऐसे आप जाएंगे सी साइड में, लहरें आती हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पैर पे लगी चली गई है ना। लेकिन जब साइक्लोन आने वाला होता है तो इतनी तेज़ तेज़ लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं कि इंसान को डुबा देती हैं, अपने साथ वापस ले जाती हैं समुद्र में। ठीक है, जो लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। ठीक है, लो प्रेशर की वजह से वाटर ऊपर की तरफ आता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। ठीक है, और यूजुअली इंसान की क्या हाइट होती है, आप खुद सोचो। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख रहे हो वाटर की हाइट 3 to 12 मीटर्स। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। एज अ रिजल्ट सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि सॉइल का जो ऊपर का जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस को वो अपने साथ लेके चला जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है जिसकी वजह से फ्लड सिचुएशन भी हो जाती है। ठीक है, ये जो हाई स्पीड विंड्स हैं ये क्या क्या करते हैं, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है। डैमेज हाउस को कर देते हैं, टेलीफोन लाइंस और अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज़, इन सब को ख़राब कर देते हैं। ठीक है ना, तो साइक्लोन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आप जब आपको इतना पता चल गया है तो आप न्यूज़ देखिए, और न्यूज़ में हर साल ही ऑलमोस्ट 2 से 3 साइक्लोन के बारे में आपको पता चल ही जाता है। ठीक है, न्यूज़ आती है तो जब वो न्यूज़ बता रहे हों तो आप टीवी देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा साइक्लोन के बारे में। ठीक है, अब देखिए साइक्लोन को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे कि हमारा ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, हरिकेन बोलते हैं। देन फिलीपींस एंड जापान में टाइफून बोलते हैं। तो ये हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन एक ही चीज़ है। ठीक है, टॉर्नेडोज़ भी बोलते हैं, एक तरह से टॉर्नेडो होता है, इसमें वाटर नहीं, इसमें हाई स्पीड विंड्स होती हैं, ऊपर एकदम क्लाउड से लेके एकदम नीचे तक खूब तेज़ सा काला सा घूमता हुआ रहता है। ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, हमारी कंट्री में फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन टॉर्नेडो क्या होता है ये बताती हूँ मैं। टॉर्नेडो होता है डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड। ठीक है,
ऊपर से स्काई से ग्राउंड तक एकदम डार्क कलर का फनल लाइक होता है, रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है। और बहुत ही हाई स्पीड विंड होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो जो इनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसको उड़ा के ले जाते हैं अपने साथ, ठीक है। मोस्टली टॉर्नेडोज वीक होते हैं, लेकिन जो वायलेंट टॉर्नेडो होता है इट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर। समझ रहे हो कितना स्पीड है, ठीक है। तो और ये जो साइक्लोन होते हैं ना, साइक्लोन के अंदर ही टॉर्नेडोज बन जाते हैं, ठीक है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन, ठीक है। जो हमारी कोस्ट लाइन है ना इधर, सॉरी, ये इस तरह से है ना हमारा इंडिया, तो यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे भी सी है ना। तो ये हमारी कोस्ट लाइन्स हैं, ये पूरी कोस्टल एरियाज़ है, ये यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कोस्टल एरियाज़ यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो इधर गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, देन हमारा तमिलनाडु एंड क्या पड़ता है, हाँ इधर केरला पड़ता है, ठीक है। फिर सॉरी तमिलनाडु तो इधर पड़ता है, इधर कर्नाटक होता है, देन इधर आंध्रा तेलंगाना पड़ता है, उड़ीसा यहाँ पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न को जो हमारा ईस्ट कोस्ट है ना बेटा, इधर वाला ये उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में कम आते हैं, ठीक है। इसका रीज़न है जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे या फिर अपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली ईस्टर्न कोस्ट। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो वेस्ट कोस्ट पे कम आते हैं, जैसे ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वाला जो गोवा, ये जो रीजन है यहाँ पे इसके कोस्ट लाइंस में साइक्लोन्स कम आते हैं, और जो आते भी हैं वो वीक होते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देन तमिलनाडु, इन यहाँ पे जो आते हैं ना साइक्लोन्स, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, इस तरफ ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। चलिए, तो टॉर्नेडो से बचने के लिए देखिए क्या करना होता है। जो टॉर्नेडो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ऐसे फनल शेप का होता है और जो भी इसके बीच में आता है उसको सक कर लेता है, जो भी डेब्रिस आती है, ठीक है, और सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है, अगर आप ऐसी किसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे टॉर्नेडो का रहता है, तो वहाँ पे इस तरह से घर बने होते हैं, अंडरग्राउंड घरें बने होते हैं, या फिर अगर आप ऐसे घर में हैं तो उसकी रूफ़ अच्छी होनी चाहिए कि वो उड़ ना जाए, ठीक है। और फिर आपको विंडोज़ क्लोज़ करके रखना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे एक इंसान था, उसने टॉर्नेडो देखा है, यंग डिस्कवरी सीरीज़ में ये दिखाया हुआ, डिस्कवरी चैनल में, उसमें ये बताता है कि आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, बट जैसे ही मैं डोर नॉब के लिए पहुँचा, हाउस ही चला गया, उड़ गया स्काई में, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, इंसान को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंसान को क्या होता है ना, इंसान को टॉर्नेडो से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टॉर्नेडो में जो ये डेब्रिस होती हैं ना, कुछ भी जो भी ये उड़ा के लेके गया तो वो फेंकता भी है, ठीक है, उससे इंसान को चोट लग जाती है। अब कोई लकड़ी आया सर में लग गया तो वहीं पे आदमी मर जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए शेल्टर ले लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सेफ़ रहे, जैसे कि किसी घर में हो आप तो टेबल के नीचे एकदम झुक के रहो, ताकि आपको कुछ अगर गिरे तो टेबल पे गिरे, आपके ऊपर डायरेक्टली ना गिरे, ठीक है ना। आफ्टर दिस स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड, वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स, ट्री ब्रांचेस, देख रहे हैं, डेड चिकन्स, फेदर्स फ्लोन ऑफ, रैबिट्स लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, मतलब कि उनकी स्किन ही हट गई, ठीक है। टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ नहीं होते हैं। अदरवाइज़ आप विंडो को शट करके भी अब एक किसी टेबल या वर्क बेंच के नीचे बैठ सकते हैं, सो दैट डेब्रिस कैन नॉट रीच यू,
ठीक है। बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग द आर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें टॉर्नेडो से बचना होता है। ये देखिए इस तरह से दिखाया हुआ है, इस तरह से आपको अपने आप को बचाना है इन केस आप ऐसी कंट्री में जहाँ पे टॉर्नेडो आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, तो सेफ्टी मेजर्स में क्या है, साइक्लोन का फोरकास्ट हमें पता चल जाता है, सैटेलाइट इमेजेस दिख जाती हैं, उसकी वजह से हमें 48 आवर्स पहले ही हमें बता दिया जाता है कि हाँ ये साइक्लोन इस टाइम पे यहाँ पे रीच करेगा। देन रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू दी गवर्नमेंट एजेंसी, स्पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, ये अच्छे से सब बताते रहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। तो ऐसी ये देखिए यहाँ पे देखिए टॉर्नेडो दिखाया हुआ है ना, ये फनल शेप्ड है, यहाँ पे देखिए क्लाउड है, ठीक है। वहाँ पे शेल्टर एरियाज़ बनाई जाती हैं साइक्लोन शेल्टर के लिए, ताकि जैसी वार्निंग आए हम तुरंत वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पहुँचा सके, ताकि लाइफ की कम से कम लॉस हो, ठीक है। अब देखिए एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, कभी भी जो भी वार्निंग्स दी जाए बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर, उसको इग्नोर नहीं करना है, और नेसेसरी अरेंजमेंट आपको बना के रखना है, ताकि इनकेस जैसी साइक्लोन की वार्निंग आए तुरंत आप अपना एक किट बना के रखिए, उसमें अपने कपड़े, खाने का, ड्रिंकिंग वाटर रखिए, ठीक है। और फिर निकल लीजिए जैसी वो लोग बताएं हाँ कि साइक्लोन आने वाला है, तो आप अपना शेल्टर एरिया में पहुंच जाइए, ठीक है। देन डोमेस्टिक एनिमल्स और व्हीकल्स के लिए उनको सेफ़र प्लेसेस पे लेके जाइए, ड्राइविंग नहीं करनी है उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना जो है इतना तेज़ हवा रहता है कि ट्रीज़ वगैरह के गिरने का, टेलीफोन लाइंस या जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस वो सब गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें बच के रहना चाहिए। रोड पे बाहर नहीं निकलना है कि वाह चलो देख के आते कैसा होता है साइक्लोन, नो, इट कुड बी वेरी डेंजरस, ठीक है ना। तो प्रिकॉशंस आपको लेनी है, एंड अगर साइक्लोन आ चुका है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर जो है आपको कोई भी ऐसे टैप से पानी लेके नहीं पीना है, बिकॉज इट मे बी कंटामिनेटेड। तो हमेशा आपको ड्रिंकिंग वाटर अपने लिए कुछ स्टोर करके रखना चाहिए फॉर द इमरजेंसी। कभी भी डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ठीक है, इट कुड बी डेंजरस। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्सेस बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, ठीक है। जो आर्मी लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने आती है, तो उनको फालतू की डिमांड से परेशान नहीं करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि वो पहले से हमें वार्न कर देती हैं। पहले के ज़माने में ना ये सब नहीं होता था, अचानक से साइक्लोन आ गया और सब कुछ ख़राब करके चला जाता था, और इवैक्यूएशन में भी बहुत टाइम लग जाता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। साइक्लोन आने के बाद फ्लडिंग हो जाती थी, फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ेज़ होने लगती थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन अब काफ़ी आराम हो गया है पहले के मुकाबले, ठीक है। अब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट इमेजेस आ जाती हैं, पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो उसी तरह से सारी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर टीम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं जो इसी फील्ड में काम करती हैं, तो इसलिए काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें हमेशा जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वार्निंग है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेजिडेंट्स में हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन ऑनकमिंग साइक्लोन, ठीक है, पहले के ज़माने में। लेकिन द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रेडार। साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज़ इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म और अ साइक्लोन वार्निंग, ठीक है। और हर 24 आवर्स में उसको अच्छे ढंग से बताते रहते थे, हर हाफ एन आवर में जो है मैसेज ब्रॉडकास्ट होता रहता है कि कहाँ पहुँचा है साइक्लोन, क्या हो रहा है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट
टू मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स। ठीक है, तो ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि अब प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस कम हो रहा है ड्यू टू साइक्लोन्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और हाँ, विंड स्पीड किससे नापते हैं बेटा? विंड स्पीड नापते हैं एनीमोमीटर से। ये मैंने आपको नहीं बताया क्या? एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये देखिए, हमने स्टॉर्म के बारे में पढ़ा कि लो प्रेशर सिस्टम हो जाता है तो विंड स्पीड बढ़ जाती है। तो विंड स्पीड को नापने के लिए जो है एनीमोमीटर होता है, वो इस तरह का होता है। ये देखिए, ये डायरेक्शन भी बताता है, एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, ये डायरेक्शन भी बताता है एंड स्पीड भी बताता है। ठीक है, चलिए, तो आई गेस मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया हुआ है जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं। एनीमोमीटर मैंने भी बताया, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मॉनसून विंड्स, प्रेशर, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, टाइफून, विंड फ्लो पैटर्न, ये सब मैंने आपको बता दिया। विंड फ्लो पैटर्न बेटा वही था जो मैंने आपको बताया, अनइवन हीटिंग की वजह से करंट्स विंड फ्लो होता है फ्रॉम लो प्रेशर टू फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, वही है विंड फ्लो पैटर्न। तो आई गेस आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई होप आप को ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।